नाजरीन, सबसे पहले वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जो कि उन्होंने अडयाला जेल के बाहर की है। और वो आज उनका पाँचवीं मरतबा था जो कि वो अडयाला में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पॉइंट और सबसे अहम नुक्ता जिधर वो अपनी बात को लेकर गए वो DGISPR था, जिससे उसने माफ़ी का मुतालबा किया। और इसके अलावा मज़ीद बातें की। आइए पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुसलसल कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो मुसलसल मैं अपना रहा हूँ। और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते। तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतिजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूँ और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये आर्डर कौन दे रहा है। शुक्रिया। सुहेल साहब ये बताइएगा, आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप बात करते हैं आइन की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं दिए जा रहे। आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़जाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन-ओ-अमान की वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके बाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से? अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते, लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वो 3 में से 2 नहीं जो एक दफा मुलाकात कर लेते थे इमरान खान से, उनसे कोई मशवरा ले ले, वो कौन सा दरवाजा है जो और फिर उसको इजाजत मिले? देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रास लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं और जो है बार बार उसकी वजाहत भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आप PTI वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक टॉक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तेलाह करते हुए पाक फौज को जो है वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो प्रोग्राम किए। ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आप उन्हें कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशतगर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलैटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार दिया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुनिए। मैंने वहाँ ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे, और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। मगर अगर फर्ज करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन जख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं। 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठकर इस तरह बातें करते हैं, वहाँ पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहां पर जो है ये चीजें चल रही हैं, उनको एतमाद में लेना चाहिए। आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन जो है उससे तकलीफ कितनी होती है, दर्द कितना होता है, आपको इस चीज का एहसास है? मुझे है।
मैं देख चुका हूँ, मुझ पर बीत चुकी है। मैंने अपने खानदान के 10-10 लाशें जो है इन हाथों से उठाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नज़ारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछे, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था, वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसीक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद भी नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि अपना यानी कि सियासत में रोल नहीं देना है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ कर मुज़ाकरात करने हैं। अब लास्ट जो बात आई थी यानी कि वहाँ पर कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से हम नहीं बैठे। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ में बैठे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बात करिए? आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको खत्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठें। एक का नाम बताएं, पूछ कर अदालत की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है, हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नजर में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। क्राइम मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आपकी मुलाकात के हवाले से डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक फैमिली का है, बाद में उनके वकला का है। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या कमेंट करेंगे? किसने? मैं आपका सवाल समझा। तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर कह रहे हैं कि सीएम की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखिए जी, ये जो है यहाँ पर हमने जिरगे देखे हैं, हमने 80-80 और 100-100 बंदा देखा है कि इनके जो जाली बादशाह बने हुए थे उनसे मिलने आते थे। एसी की डिमांड्स हमने देखी हैं, हमने जो है बाकी चीज़ें देखी हैं। तो ये वैसी जो है अपने आप को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए जी, सुबह को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया गया था। पहली बात, जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था तो आप इस तरह करें कि माइक उठाएं और वहाँ पर जो है जाएं कबायली अजला में, वहाँ के मशरान से पूछे कि आप लोगों ने किसके साथ जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहाँ आबाद करते हैं। फेंसिंग लगी थी, इनका दावा तो ये है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकता, तो फिर दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? यही हमारा सवाल है और यही सवाल जेन्युइन है। नवंबर में कोई एहतजाजी तहरीक का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दिन के डेडलाइन पर भी तैयार रहती है, तो पार्टी की तरफ से जब भी कॉल आई तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो देखी और वज़ीर आला केपी के सुहेल खान अफरीदी की गुफ्तगू सुनी, ये तमाम पॉइंट और जितने भी निकात उसने उठाए हैं वो सभी आइनी और कानूनी हैं। सबसे अहम बात तो ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उसको इजाज़तनामा दिया गया है कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकता है, तो फिर कौन सी ताकतें हैं जो कि उसकी मुलाकात नहीं करवा रही, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, और क्या ये तमाम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? क्या ये तमाम काम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आते? जब एक वक्त का वज़ीर आला जो कि एक सूबे की नुमाइंदगी करता है उसको हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है कि वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकता है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं इस बात को मान रहे? मौजूदा दौर में पाकिस्तान की हैसियत एक सर्कस के ग्राउंड की सी हो गई है, जिसमें हर शख्स जिसके भी इख्तियार में थोड़ी बहुत ताकत है या ज़्यादा ताकत है, वो अपनी अपनी तरफ से नंगा नाच दिखा रहा है। ना कहीं कानून की अमलदारी है, ना कहीं आइन पर अमल हो रहा है। हर अहम अदारे का सरबराह अपने ज़ाती मफादात और लालच की वजह से मुख्तलिफ तरह की रेशादवानियों में मुब्तला है, और इन तमाम चीज़ों का नज़ला गरीब अवाम पर गिर रहा है। ना पाकिस्तान आगे चल रहा है, ना गरीब की हालात बेहतर हो रहे हैं, और ना ही मुल्क में हिजान और परेशानी की कैफियत ख़त्म हो रही है। पिछले 70-75 सालों से भी ऐसा कुछ होता आ रहा है, लेकिन जो मौजूदा दौर है जो सबसे बदतरीन दौर है गरीब अवाम के हक़ में, और इशराफिया तारीख़ की बदतरीन
लूट खसूट में मुबतला है। किसी को भी गरीब बंदे का, अवामुन्नास का कोई लिहाज नहीं है, किसी की बेहतरी के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। सभी अपनी अपनी कुर्सी को मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को पाकिस्तान की परवाह नहीं है, किसी को पाकिस्तानियों की परवाह नहीं है।